सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी फ्रॉम दी बात प्रेप। और ये सीरीज जो हमारे पास है, द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पैराग्राफ नंबर 3। तो इसमें हम डिस्कस करें आज के टॉपिक में जो हमारा पहला टॉपिक हमारे पास है, दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो एक ऐसा सेल जो क्या करता है, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी को बनाता है, कहाँ से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है किसमें, यहाँ पे केमिकल एनर्जी में। उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अब जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे लगाई है और क्या बना रहे हो आप, केमिकल एनर्जी बना रहे हो, तो इसमें केस में हमारे पास जो रिएक्शन रहती है वो क्या रहती है, वो रहती है हमारे पास कौन सी, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है यहाँ पे भी। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात करें यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, देखो भी इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है। तो यहाँ पे भी याद रखना, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड होता है हमारे पास यहाँ पे, और उसके बीच में आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास, उसको आपने इस तरह से पुट करना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपके सस्पेंड करें, ना कि बॉटम से टच करें। दूसरा यहाँ पे बैटरी लगी हुई होती है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वन बैटरी, ठीक है। और बैटरी के लेफ्ट साइड होगा यहाँ पे एनोड, एंड बैटरी के राइट साइड को कैथोड, और ये कैथोड के एनोड को सस्पेंड किया होगा कहाँ पे, एक इलेक्ट्रोलाइट में, जो हमारे पास होगा यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन, या तो एसिड का या बेस का या किसी भी सॉल्ट का, या किसी भी सॉल्ट का, और इसको बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जब वो करंट पास करते हो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास आयनाइज होता है, और आयनाइज होने के बाद एक एनोड पे एक प्रोडक्ट, कैथोड पे प्रोडक्ट देता है। अब यही बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक्स के प्रोडक्ट क्या आते हैं। अगर मैं बात करूँ मोल्टन एनएसीएल की, देखो मोल्टन एनएसीएल में क्या निकलेगा एनोड पे और क्या निकलेगा कैथोड पे। सबसे पहले मोल्टन एनएसीएल टूटेगा तो क्या देगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मोल्टन एनएसीएल टूटेगा तो क्या देगा। तो जैसे अगर मोल्टन एनएसीएल टूटता है तो हमारे पास बेटा वो देता है हमारे पास आपका Na पॉजिटिव कैटाइन, साथ में देता है हमारे पास Cl नेगेटिव आयन। मोल्टन है तो हमारे पास आयन देगा। अब इसके बाद एनोड पे कौन जाएगा बेटा, एनोड पे जाएगा हमारे पास जाते हैं एनाइंस। एनाइंस यहाँ पे Cl एनाइंस हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन करते हैं लूज, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और क्या देगा यहाँ पे बेटा, ये देगा Cl। बैलेंस करें यहाँ पे, तो दो क्लोराइड आयन लिए और दो इलेक्ट्रॉन उसने लास्ट किए, और ये बना Cl2। तो एनोड पे क्या निकलेगा बेटा, इस केस में एनोड पे इस केस में निकलेगा हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट, व्हाट यू हैव, क्लोरीन निकलेगा। और कैथोड पे बचा हमारे पास यहाँ पे सोडियम, सोडियम विल वॉल्ट हियर एंड वी गेट 2 टाइम्स सोडियम हमारे पास, क्योंकि बैलेंस करके यहाँ पे यूज करूंगा 2 में। ओके, यहाँ पे डन, यहाँ पे पहला केस। अब दूसरा केस बेटा यहाँ पे क्या होगा, सो दैट सेकंड केस। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे एक्वस एनएसीएल की। तो जहां तक बात हो रही है एक्वस एनएसीएल की, तो एनएसीएल के साथ में हमारे पास वाटर भी है। अब वाटर जब डिशिएट करेगा तो ये हमारे पास थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिशिएट करेगा हमारे पास वी कैन से इक्विलिब्रियमली, और क्या देगा यहाँ पे, ये देगा H पॉजिटिव आइन प्लस क्या देगा हमारे पास OH नेगेटिव आइन। अब हमारे पास यहाँ पे इस केस में दो कैटाइन हो गए, दो एनाइन हो गए। इस केस में दो कैटाइन हो गए, दो एनाइन हो गए। देखो भी एक कैटाइन हमारे पास सोडियम है, दूसरा कैटाइन हमारे पास H पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम दो एनाइन हो गए, एक एनाइन हमारे पास क्लोराइड है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सल है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा वो पहले डिस्चार्ज करेगा। कैटाइन के केस में डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, अपनी नोटबुक लिख देना। तो कैटाइन के केस में डिस्चार्ज पोटेंशियल रहता है हमारे पास बेटा, सबसे पहले तो वो जो सबसे सीरीज में लोवेस्ट में है, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया भाई सिल्वर आपका, कॉपर हो गया आपका, या फिर आपका हो गया भाई यहाँ पे गोल्ड, ये। उसके बाद आता है आपका H आइन, उसके बाद आते हैं बाकी हमारे पास, जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया हमारे पास, ठीक है, कुछ आइंस आते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम आइन जो है वो बाद में है, H पॉजिटिव आइन पहले डिस्चार्ज कर रहा है। तो बेटा इस केस में अब H पॉजिटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन। वैसे ही अगर मैं बात करूं हेलोजन्स की या फिर एनाइंस की बात करें, तो एनाइंस में जो हेलोजन में क्लोरीन है वो सबसे पहले हमारे पास डिस्चार्ज करता है, उसके बाद करता है OH आइंस, उसके बाद करते हैं बाकी वाले। जैसे बाकी वाले कौन से आते हैं, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सारे आते हैं। तो अब मेरे हिसाब से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो यहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH। सो इस केस में हमारे पास अगेन, इस केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, इस केस में हमारे पास क्लोरीन लिबरेट होगा कहाँ पे, एनोड पे। और कैथोड पे जाने वाले हैं दो आइंस, दैट इज सोडियम और हाइड्रोजन, बट डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा है, इसलिए वो डिस्चार्ज करे वो देगा हमारे पास यहाँ पे क्या, H2 देगा। तो ये होगा भी प्रोडक्ट किसके, इलेक्ट्रोलिसिस के एक्वस एनएसीएल में। तो बेटा पहला फर्क ये याद रखना आप। अब मैं आगे आऊँगा यहाँ पे, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आने वाला हूँ यहाँ से, और ये जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको इनको पॉइंट डाउन करना है, और आप लिख सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास भी आता है आपका केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में मैंने यूज़ किया यहाँ पे, एक केस में यूज़ किया प्लेटिनम जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जो रिएक्ट नहीं करता। एक इसमें यूज़ किया मैंने सिल्वर, जो रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है हमारे पास।
तो अब जो आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो आपको सेम केस आपने लेना जैसे हमने NaCl एक्वस लिया। ऊपर वाले केस में आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो याद रखना यहाँ पे इनर्ट हो सकते हैं या तो आपके सकते हैं ग्रेफाइट के हो सकते हैं आपके किसके प्लेटिनम के। तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की जिसका मैंने एक्वा सोल्यूशन यहाँ पे फिर दोबारा लिया हुआ है, इसको ट्रीट करें, क्या देगा बेटा यहाँ पे, ये देगा सिल्वर कैटाइंस प्लस हमारे पास देगा नाइट्रेट एनाइन, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक्वस मीडियम है तो वाटर भी डिशिएट करेगा, वाटर डिशिएट करेगा हमारे पास आपका वीकली, और ये क्या देगा H पॉजिटिव आइन प्लस क्या देगा भी हमारे पास OH नेगेटिव आइन। सेम डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें अगर हम पहले बात करें किसकी, प्लेटिनम की बेस पे, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास जो पोटेंशियल है वो सिल्वर का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा, ये डिस्चार्ज करेगा आपका, और उधर से यहाँ पे OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा, OH डिस्चार्ज कर सकते टू NO3 आइंस। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो जो पहला केस हमारे पास है उस केस में क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे एनोड पे जाएगा OH जो है हमारे पास वो ऑक्सीडाइज करता है एनोड पे, और एनोड पे देता है वो ऑक्सीजन देता है हमारे पास, तो O2 इज फॉर्म्ड हियर अलोंग विद वाटर, याद रखना ये भी, और साथ में मैं लिख देता हूँ OH एंड वाटर। बट आपको पता है मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, मेन प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन ही है। हाँ जी, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारे पास सिल्वर जाएगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे Ag बनाएगा, Ag बनाएगा, ठीक है यहाँ पे पहले केस में। सेकंड केस में क्या होगा हमारे पास, देखो सेकंड केस में हमारे पास यहाँ पे आपका रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कैथोड पे कहानी सेम, कैथोड पे कहानी सेम, बट एनोड पे अब हमारे पास जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे सिल्वर डिजोल्व होगा, और ये सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर हमारे पास +1 फॉर्म में यहाँ पे डिजोल्व होगा, मतलब सिल्वर डिजोल्व करेगा यहाँ पे। तो याद रखना तभी केस में जब हमारे पास क्या हो यहाँ पे, जब हमारे पास आपका एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो, तो इस केस में एनोड की कहानी होगी भाई। अब बात करते हैं डाइल्यूट H2SO4 की, और यहाँ पे भी प्लेटिनम मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया। डाइल्यूट H2SO4 में क्या बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे, सो इफ यू टॉक ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इफ यू टॉक ऑफ डाइल्यूट H2SO4 देन व्हाट इज द स्टोरी। सो अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात करूं तो स्टोरी करेगी यहाँ पे, देखो ये पहले H2SO4 ब्रेक करेगा और देगा भी हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, ये देगा व्हाट H पॉजिटिव आइन प्लस हमारे पास देगा या ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव देता हूँ प्लस हमारे पास देता है SO4 2 नेगेटिव आइन। उसी केस में आपका वाटर भी यहाँ पे डाइल्यूट केसेस है हमारे पास, तो ये भी टूटेगा, क्या देगा बेटा H पॉजिटिव आइन प्लस हमारे पास देगा OH नेगेटिव आइन। कहानी वही भाई हमारे पास की, एनोड पे हमारे पास निकलेगा OH को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ये देगा ऑक्सीजन वाटर, मैं यहाँ पे खाली ऑक्सीजन लिखता हूँ, साथ में चलो वाटर लिख देता हूँ, बताओ तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास है, और कैथोड पे क्या निकलेगा एक ही H हमारे पास, तो यहाँ पे H2 गैस पॉसिबल ही निकलेगी हमारे पास, ठीक है। बात करते हैं कंसनट्रेट केस की। कंसनट्रेट केस में जो हमारे पास आइंस हैं आपके, कौन से आइंस है बेटा, यहाँ पे जो आपके HSO4 आइंस हैं ये हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो इस केस में हमारे पास निकलता है बेटा आपका S2O4 2 नेगेटिव आइन। एक कहाँ पे निकलता बेटा, एनोड पे, और कैथोड पे निकलता बेटा H2 हमारे पास, ठीक है। तो ये निकलता भाई यहाँ पे, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से बता सकते भाई ये चीज़ें निकलती हमारे पास हैं सबसे पहले, क्लियर। तो ये हो गया भाई पहला केस आपका। देन नेक्स्ट हमारे पास आते बेटा, आगे आते हैं, तो जब आगे की बात करते हैं हमारे पास तो भाई गैल्वेनिक सेल आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा जो मेन फंडा है कि भाई ये सेल क्या करता है, दिस सेल कन्वर्ट योर केमिकल एनर्जी, व्हाट वी कैन से केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहली बात याद रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना बेटा कि ये सेल हमारे पास इसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन इज व्हाट वी हैव स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस है भाई हमारे पास, 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। और तीसरी बात इसमें हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे एनोड लगाना पड़ेगा एक तरफ कैथोड लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और इलेक्ट्राइट्स 2 बीकर में सेपरेट होंगे हमारे पास। साथ में होगा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जो हमारे पास कनेक्ट करता है 2 सॉल्यूशंस को, तो इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ब्रिज यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है हमारे पास। अब यहाँ पे कहानी क्या होती है, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज़ किया बेटा डैनियल सेल जिसमें हमारे पास यहाँ पे होता है जिंक सल्फेट का सॉल्ट, और यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट, उनका एक्व सॉल्यूशन, और साथ में यहाँ पे होता है जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। दोनों की स्टेट हमारे पास यहाँ पे 0 होती है क्योंकि ये आपके अभी नेटिव फॉर्म में है। तो
अब इसका पोटेंशियल, और यहाँ पे लगाया हमने वोल्ट मीटर, जो पोटेंशियल यहाँ पे बता रहा है कितना 1.1 वोल्ट बता रहा है। ये डायग्राम मैंने यूज़ किया यहाँ पे, कंडक्टिंग वायर्स हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अंदर आएंगे आएंगे हमारे पास सॉल्ट ब्रिज में लगाया KCl। अब एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड पे क्या होगा, जो हमारे पास जिंक था हमारे पास एनोड, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा यहाँ पे बेटा क्या, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, और बनेगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लॉस करेगा। तो सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे 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 और बढ़ेंगे भी यहाँ पे। सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, और सोल्यूशन होगी क्या भाई, यहाँ पे सोल्यूशन होगी एकोमोडेट करेगी पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट हुआ तो करंट कैरी करने में दिक्कत आती है हमारे पास। अच्छा, उसी तरह से कैथोड में क्या होगा, तो पहले कैथोड की बात करते हैं। कैथोड में जो कॉपर आयंस हैं, कहाँ से भी बेटा, सोल्यूशन से जो कॉपर आयंस हैं उनकी बात करेंगे। ये सोल्यूशन से जो कॉपर आयंस हैं, कॉपर +2 आयंस हैं, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं कहाँ से बेटा, एनोड से, और क्या बनता है यहाँ पे, कॉपर बनता है। कॉपर का यहाँ पे मास डिपॉजिट होगा, और साथ में यहाँ पे जब कॉपर का मास डिपॉजिट हो गया तो साथ में यहाँ पे बढ़ेगा बेटा सल्फेट आयन। क्या बढ़ेगा यहाँ पे, सल्फेट आयन बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ऐसे दिखाया है कि भी कॉपर का एक आयन है और 2 सल्फेट, के बाद सल्फेट एक्सेस हो रहा है यहाँ पे दिखाया गया। जिंक हमारे पास 2 आयन्स हैं, सल्फेट हमारे पास एक है, तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक एक्सेस हो रहा है हमारे पास। तो इसी तरह से ये सोल्यूशन चार्ज करेगी, कैरी नेगेटिव, हमारे पास यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट होगा कौन सा, पॉजिटिव। जब चार्जेस एक्युमुलेट हो गए तो करंट कैरी करने में दिक्कत होगा जी। दैट्स व्हाई वी यूज सॉल्ट ब्रिज टू, हम इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं, एट द सेम टाइम सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो चलो भाई पहले बात करते हैं नेट रिएक्शन की। तो पहले बात करते हैं नेट रिएक्शन की। व्हाट इज नेट रिएक्शन? सो अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूं, सो व्हाट इज दैट? तो कमिंग टू नेट रिएक्शन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल, बताओ पीछे के बचा, पीछे बचा जिंक हमारे पास, प्लस हमारे पास कॉपर +2 पॉजिटिव आयन, और ये दे रहा भाई क्या हमारे पास, जिंक का +2 पॉजिटिव आयन, प्लस हमारे पास ये कॉपर दे रहा है यहाँ पे। तो ये होगी भी नेट रिएक्शन हमारे पास। और इसी में हम EF निकालें, तो EMF निकालें तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि भी इसका पोटेंशियल जो होता हमारे पास होता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ माइनस वैल्यू, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। तो अगर मैं सेल का पोटेंशियल निकालूं, फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे E कैथोड, हमारे पास E एनोड। तो कैथोड की वैल्यू बेटा हमारे पास 0.34, ठीक है, वोल्ट, माइनस फार्मूले का माइनस हमारे पास बेटा एनोड की वैल्यू 0.76, दोनों को ऐड करें तो बेटा ये आएगा 1.10 वोल्ट, जो हमने वैल्यू यहाँ पे मेंशन की गई। तो ये हो गया वैल्यू आपका। तो फार्मूला याद रखना, EMF कैसे निकालते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। अब सॉल्ट ब्रिज की कहानी थोड़ी सी बताते हैं यहाँ पे। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक यू शेप ट्यूब है भाई, एक यू शेप ट्यूब है। ठीक है, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब। जिस ट्यूब में होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl हो जाएगा, K2SO4 होगा, Na2SO4 होगा, ये सारे साल्ट्स होते हैं क्योंकि इनर्ट साल्ट की तरह एक्ट करते हैं। अब इसके जो आयंस होते हैं वो ना तो रिएक्ट करते हैं, ना तो ऑक्सीडाइज कर रिड्यूस करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए वैसे अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने वाला है, यहाँ पे KCl का क्लोराइड आयन आएगा भी यहाँ से और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ पे आपके कौन से आयन ज़्यादा है, यहाँ पे आपके सल्फेट आयन ज़्यादा है, तो इससे आपके पोटेशियम आयन्स आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, हमारे पास के पॉजिटिव आयन आएंगे, बट ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीडाइज कुछ नहीं, बस इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात भाई, जो हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो सेल का ELJP दैट इज रिड्यूस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना समय याद रखना सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अब इसका कन्वेंशन क्या भाई, कैसे दिखाएं हम एक रिप्रेजेंटेशन करें सॉल्ट ब्रिज की। देखो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, डायग्राम अगर देखोगे आप तो देखो यहाँ पे डायग्राम में विजुलाइज करा देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास जब डायग्राम की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई बताओ, पहले हम शुरू करें यहाँ से, तो बताओ भी पहले क्या आया यहाँ पे, यू नो दैट पहले एनोड आया, उसके बाद ये पहले एनोड आया, वो किस में टच है, वो इलेक्ट्रोलाइट में टच है। इलेक्ट्रोलाइट किससे टच है भाई, सॉल्ट ब्रिज से टच है। सॉल्ट ब्रिज किस टच है भाई यहाँ पे, तो सॉल्ट ब्रिज अगेन सोल्यूशन से टच है। सोल्यूशन किस टच है भाई यहाँ पे, तो एनोड से टच है। तो ये हो गया भी आपका रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैं ऐसे दिखाना है। तो अगर मुझे डैनियल सेल को दिखाना है तो बताओ भी पहले 1 पॉइंट पे क्या था, जिंक इलेक्ट्रोड, उसके बाद क्या भाई यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या था भाई यहाँ पे, जिंक सल्फेट, फिर क्या हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के क्या भाई ये कहाँ गया, दूसरे ट्राई में जिसका है कॉपर सल्फेट, उसके साथ कौन इलेक्ट्रोड भी कॉपर, ये हो गया भी यहाँ पे। और मैंने सिंगल लाइन दिखाई यहाँ पे इंटरफेस दिखाने के लिए, किसमें है, सॉलिड और एक्वस मीडियम में भी यहाँ पे। मैंने डबल लाइन दिखाई यहाँ पे किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। अगेन सिंगल लाइन दिखाई भाई किसको भाई, एक्वस फेज को सेपरेट करने के लिए, किससे भाई हमारे पास सॉलिड स्टेट से, भाई ये सिंपल सी कहानी है। और लेफ्ट साइड हमेशा हमारे पास क्या होगा बेटा, एनोड होगा। ठीक है, और राइट साइड का होगा बेटा हमारे पास हमेशा कैथोड होगा, ये भी आपको याद रखना है।
डन यहाँ पे। तो ये पहला केस भी हमारे पास, ये पहला केस। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि भाई यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दिखानी पड़ती है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन दिखानी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ये भी यूज़ कर जाता है हमारे पास, दोनों की कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है भाई। तो याद रखना यहाँ पे। अब हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, नोटेशन बनती है, डबल लाइन बताता है सॉल्ट ब्रिज दो हाफ सेल के बीच में। तो ये हो गया भाई वन केस। अब नेक्स्ट हमारे पास भी आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे पास एक और टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल सेल। जहां तक बात है आपका रिवर्सिबल सेल की, ठीक है, उस केस में हम एक सेल को रिवर्सिबल तब कर सकते हैं अगर मान लो मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं यहाँ पे, अगर जैसे मान लो इस सेल का पोटेंशियल अब 1.1 वोल्ट है, मान लेते हैं भाई, अगर इसको मैं बैटरी लगा दूं, इसको एक मैं एक्सटर्नल बैटरी लगा दूं, ठीक है, तो एक्सटर्नल बैटरी लगाने का मतलब यहाँ पे लगा दी मैंने, इसको टच कर दिया बाय द वे, और एक्सटर्नल बैटरी लगाई, उसका पोटेंशियल रखा मैंने 1.5 वोल्ट। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे एक्सटर्नल पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो विच इज़ ग्रेटर देन योर इंटरनल पोटेंशियल, दैट मीन्स वी वांट टू से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी पोटेंशियल था 1.5 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल था सेल का कितना 1.1 वोल्ट। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर अप्लाई किया मैंने, एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर ज़्यादा अप्लाई किया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये सेल रिएक्शन सारी की सारी रिवर्स होंगी, जो एनोड था वो कैथोड होगा, जो कैथोड था वो एनोड होगा, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन वहाँ पे रिडक्शन होगी, और जहाँ पे रिडक्शन थी वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, मतलब उल्टा होगा केस सारा। और इसी केस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी टाइम पे जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल इंटरनल के ज़्यादा हो, तो उसी टाइम पे जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो वर्क करेगा क्या, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू इलेक्ट्रिक सेल, बाय अप्लाइंग ओनली एक्सटर्नल पोटेंशियल विच इज हायर देन द इंटरनल वन। तो यही आपका रिवर्सिबल सेल भी कहता है। तो भाई पहला पॉइंट यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर हमारे पास इस केस में एक्सटर्नल पोटेंशियल स्लाइटली हायर हो अप्लाइड से, तो आपका रिवर्सिबल सेल होगा, ठीक है। और रिएक्शन इसमें रिवर्स नहीं होती, क्योंकि हम अगर इसको इरिवर्सिबल सेल को कभी रिवर्स से नहीं होती भी। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेशन इसमें डन होती है, यहाँ पे डन नहीं होती है ऐसी कैलकुलेशन हमारे पास। ये ओबे करता है हमारे पास, नॉस्ट क्वेश्चन को ओबे करता है, ये ओबे नहीं करता हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भाई आपके कॉन्स्टेंट सेल्स आते हैं, रेडॉक्स सेल्स आता है, इलेक्ट्रिक सेल्स आता है, यहाँ पे आपके प्राइमरी सेल्स आते हैं, डाई सेल है आपका, मर्करी सेल है हमारे पास, ये सभी आते हैं। ये रिवर्सिबल सेल की बात मैंने की। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये चीज़ें बताई हैं, अगर ये आपके NCERT 12th में मिलेगा आपको। तो इस केस में अगर देखो भाई पहला केस हमारे पास है कि अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल कम कर दिया, अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल कम कर दिया, उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे हो रहा था कि भाई जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही थी यहाँ पे, और ये एनोड एक्ट कर रहा था, ये कैथोड एक्ट कर रहा था। यहाँ पे जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव आयन बना रहा था सेम, और यहाँ पे जो कॉपर है वो कॉपर बेसिकली यहाँ से कॉपर +2 आयन जो थे वो कहाँ पे जा रहे थे, कैथोड पे जा रहे थे, यही हो रहा था भाई वहाँ पे। तो इस केस में भी हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड, वैसे ही कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास यहाँ पे ना। तो रिएक्शंस हो रही हैं, जिंक डिसॉल्व हो रहा है एनोड पे, कॉपर डिपॉजिट कहाँ पे, कैथोड पे। बट अगर दूसरा केस मैंने यहाँ पे देखो भाई एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने हाई लगाया, जो मैंने केस की बात की थी यहाँ पे, तो इस केस में अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उल्टे, मतलब अभी करेंगे कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो, करंट करेगी जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो, और इस केस में जिंक डिपॉजिट होगा, ठीक है भाई यहाँ पे, और कॉपर यहाँ पे लिबरेट होगा। तो मतलब सेल पूरा ऑपोजिट करेगा। इस केस में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज चेंज टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल हाई पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल बराबर हुआ तो यून दैट पोटेंशियल बराबर है तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करती, और इस केस में आपका नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब नो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, तो दैट मीन्स सेल इज नॉट वर्किंग एट ऑल। ये था भाई केस आपका रिवर्सिबल सेल को और स्ट्रेंथन करने का। अब इसके बाद आता बेटा हमारे पास टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस ऑफ दिस सेल। तो इसमें डेल्टा जी निकालेंगे, एक इसमें निकालेंगे डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे बेटा एंथैल्पी हमारे पास, उसके बाद निकालेंगे बेटा हम यहाँ पे केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास। तो अब यहाँ पे सुन लो भाई, यहाँ पे तो डेल्टा जी निकालने के दो फॉर्मूले, एक भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू -n ऑफ सेल, n हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, f फैरेड है, e सेल हमारे पास सेल पोटेंशियल है। दूसरा फॉर्मूला बेटा हमारे पास आता है -RT log ऑफ नेचुरल Kc, और जब लॉग ऑफ नेचुरल को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे वैल्यू लॉग में,
ये बनता -2.303 बिकॉज लॉग नेचुरल इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है भाई हमारे पास, और टी लॉग ऑफ के सी, ठीक है बेटा यहाँ पे। तो ओके भाई पहला केस। दूसरा केस हमारे पास निकालते हैं, डेल्टा जी का रिलेशन किसका, के सी के साथ है। देखो भाई के सी के साथ रिलेशन जो हमारे पास है डेल्टा जी का, वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको बता दिया है, और ये रिलेशन हमारे पास रहता है। और मुझे अगर यहाँ से लॉग के सी निकालना तो कैसे निकालूंगा बताओ यहाँ से, तो ये निकलेगा लॉग के सी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, अब डेल्टा जी नॉट क्या होता है ये भी देखो यहाँ पे, तो डेल्टा जी नॉट होता है हमारे पास आपका एन एफ ई ऑफ दी सेल, तो ये लिख सकता हूँ डेल्टा जी नॉट अपॉन आएगा बेटा माइनस आर टी, और आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है बेटा यहाँ पे माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दी सेल अपॉन आर टी, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ से अगर मैं के निकालूँ तो के क्या आएगा बेटा, के इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर आपका आएगा डेल्टा जी अपॉन आर टी, ठीक है। तो वो कैंसिल हो जाएगा, साइन लगा के, चलो लगा दो तो साइन यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अगर के की वैल्यू ज़्यादा हो, अगर के की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। और अगर के की वैल्यू छोटी है 1 से, ठीक है, तो इस केस में रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये जाएगी बैकवर्ड, मतलब फेवर करेगी रिएक्टेंट फॉर्मेशन हमारे पास, ये बात याद रखना है यहाँ पे। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था भाई कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, ई नॉट ऑफ सेल दिया है, एन दिया है हमारे पास, टेम्परेचर दिया है, आपको डेल्टा जी निकालना, तो बस पुट कर दो यहाँ पे। तो भाई क्या होता है, माइनस एन की वैल्यू है भाई हमारे पास 2, ठीक है भाई, और हम एफ लगाते हैं 96500, उसके बाद दिया ई नॉट ऑफ सेल कितना भी 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखो भाई कोलम और वोल्ट होता है जूल में, तो यहाँ से आएगा जूल में पहले, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा आपका -2123000 जूल। उसको मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूँ तो बेटा इसको हम लिखेंगे 212.3 किलो जूल, ठीक है भाई, ये हो गया आपका किलो जूल। इसी तरह से आप इसको के भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो के भी निकाल दो यहाँ पे। सो हमने यहाँ से के को भी वेरीफाई किया हुआ है, डन यहाँ पे। उसके बाद आते बेटा के की वैल्यू देखो यहाँ पे जो है वो है ई रेज पावर 85.7, और वो आपकी बेसिकली ज़्यादा है 1 से, अगर ज़्यादा है 1 से, क्योंकि 85.7 आई ज़्यादा है, तो मतलब ये रिएक्शन आपकी प्रोडक्ट बनाएगी और साथ में स्पॉन्टेनियस होगी भी यहाँ पे। अब इसी तरह से बात करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी, ठीक है। उसके बाद आता बेटा प्लस टी डेल्टा एस। अब ये कहाँ से निकला आपको देखो यहाँ से पता होगा डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ से इसको चेंज किया मैंने, तो ये भी फॉर्मूला है। अच्छा, इसको निकालने के एक फॉर्मूला और होता है, सेल की बात करें तो यहाँ पे होता है एन एफ माइनस एन एफ, उसके बाद आता है ई ऑफ द सेल माइनस टी, और यहाँ पे आएगा बेटा डी ई ऑफ द सेल अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यहाँ पे अपॉन पी आएगा बेटा यहाँ पे, तो इस तरह से निकल जाता है हमारे पास। तो अगर हमें यहाँ पे डेल्टा एस नहीं पता तो हम कभी भी डेल्टा एच नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट में हम निकल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डी ई अपॉन डी टी क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ऑफ द ईएमएफ सेल। अब आते हैं बात किसकी करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सेल की। देखो भाई कॉन्सेंट्रेटेड सेल्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक टाइप में, एक होता है इलेक्ट्रोड टाइप में। इलेक्ट्रोड टाइप में इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है और इलेक्ट्रोड डिफरेंट होते हैं एक्टिविटी टर्म में, जैसे प्रेशर हो गया या फिर कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट टाइप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेम होते हैं बट इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट होता है हमारे पास। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जो सेल है हमारे इलेक्ट्रोड है, अब इसमें आप देखो तो जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे वो है ATM 1 प्रेशर पे, इसका जो फ्यूगोसिटी है 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना भी 2 ATM है, तो डिफरेंस हो गए यहाँ पे। वैसे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे जिंक ऑफ जिंक, यहाँ पे दोनों जिंक हैं, बट एक का कांस्टेंट 0.01, दूसरे का कितना 1 है। और इसके एमएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 0.059 अपॉन एन लॉग, जिसका सी ज्यादा होगा अपॉन लो। जैसे यहाँ पे मान लो तो ज्यादा हमारे पास 1 अपॉन ये होगा 0.1, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आएगा 2/1 आएगा, तो ये क्लियर है आपको, तो ये है आपका। और इस केस में जब भी एमएफ निकालते हैं वो आता है डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन से निकालते हैं, और ना कि मतलब कि किसी और चीज़ से। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी रहती है यहाँ पे, एक्टिविटी टर्म भी रहती है यहाँ पे।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है वैलेंसी ऑफ द आयंस। अब वैलेंसी ऑफ आयंस यू नो दैट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए कितने गेन हुए। जैसे यहाँ पे कॉपर चला गया, अभी कॉपर चला गया कहाँ पे, कॉपर चला गया +1 से कॉपर 1 में चला गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब मान लो ऐसे मैं बात करूँ यहाँ पे, लेट से यहाँ पे बात करते हैं तो जिंक हमारे पास चला गया अभी कहाँ पे Zn2 पॉजिटिव में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गेन हो जितने भी हमारे पास हो तो उसकी वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस केस की बात करते हैं, ये रहा भाई आपका MnO4 1 नेगेटिव कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास Mn+2। अगर मैं यहाँ पे Mn की स्टेट निकालूँ +7 आती, +7 से कहाँ जा रहा है बेटा, ये +2 में जा रहा है, मतलब इसने हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे इसकी वैलेंसी होगी हमारे पास 5। तो इस तरह भी डिपेंड करता है हमारे पास की क्या वैलेंसी होगी हमारे पास। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस वैलेंसी को हम एन को कहाँ लगाते हैं भाई, क्या हम इसको लास्ट क्वेश्चन में लगाते हैं भाई, लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इसको हम फेराडेस के लॉज में लगाते हैं, ये देखो भाई यहाँ पे लगा हुआ है। क्या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कोई भी इक्वेशन को निकालने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए हम लगाते हैं भाई, बिल्कुल लगाते हैं। तो एन यहाँ पे अप्लाइड होता है, दिस इज द यूज ऑफ एन। नेक्स्ट वी कम इज द सोलबिलिटी प्रोडक्ट। हमारे पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या बेटा हमारे पास, तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली हम तब निकालते हैं, एक तरह का हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी सोलबल सॉल्ट को वाटर में। तो देखो बेटा, अब जैसे हमारे पास मान लो AgCl, अब AgCl पूरा टूटेगा नहीं, स्प्रैंगली सॉल्युबल है, तो क्या देगा भाई हमारे पास, देखो पूरा नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे दिखाएंगे इसको कि इसके कुछ आयंस टूट रहे हैं, कुछ हमारे पास क्या है जुड़ रहे हैं दोबारा से। तो इसको दिखाया हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो ये दे रहा हमारे पास आपका, जैसे इसने दिया Ag पॉजिटिव आयन + Cl नेगेटिव आयन। अब इसकी सोलबिलिटी होगी भी हमारे पास S, किसकी सोलबिलिटी S, तो KS कैसे निकाले, KSP कैसे निकाले, यहाँ पे होगा भी प्रोडक्ट ऑफ बोथ का S × S दैट इज इक्वल टू S का स्क्वायर, पहला केस यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक बेरियम आयन है और यहाँ पे एक सल्फेट आयन है, जब टूटेगा इसकी सोलबिलिटी S, किसकी सोलबिलिटी S, तो इसका भी KSP क्या आएगा बेटा, इसका भी KSP आएगा बेटा S का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक S, यहाँ पे 2S, ठीक है, और अब इनकी सोलबिलिटी निकाले, यहाँ पे KSP निकाले तो बेटा क्या आएगा, तो S × 2S की पावर 2, ये बना बेटा 4S का क्यूब बना यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसकी सोलबिलिटी S, किसकी सोलबिलिटी 3S, और इसका जब निकालें KPS तो क्या होगा यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे होगा आपका KPS इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू S इंटू ये होगा बेटा 3S का होल क्यूब, ये बना S इंटू 3 तो 9 9 3 27 S का क्यूब, और ये बना बेटा कितना 27S की पावर 4। सिमिलरली आप इसको सभी को निकाल सकते हैं। तो ये आपका सोलबिलिटी प्रोडक्ट है। अब इसके यूनिट डिपेंड करते हैं आयंस के ऊपर। जैसे AB के बात करें तो यहाँ पे AB3 की बात करें, यहाँ पे AB25 की बात करें, जितने आयंस होंगे, अगर यहाँ पे 2 आयंस है 2 पावर आएगी, अगर यहाँ पे 3 आयन है 3 पावर आ गया। अब यहाँ पे 3 कैसे हो गए, देखो यहाँ पे ये दिया A पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ B नेगेटिव, 3 आयंस है 3 होगा। अब यहाँ पे इसने दिया भाई ट्वाइस ऑफ A पॉजिटिव प्लस दिया हमारे पास थ्राइस ऑफ B नेगेटिव, मतलब जो भी है ना, तो B नेगेटिव, तो इसमें भी क्या आएगा आपका बेटा, ये भी हमारे पास यहाँ पे होगा भाई 5 आयंस होंगे, तो 5 आयंस की तरह से निकल सकता है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस नहीं करो यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा यहाँ पे कुछ इसके रिलेशंस हमने जो ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किए, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आया इस तरह से। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, सोलबिलिटी निकालनी AgCl की, और आपके पास 1.3 × 10⁵ मोल पर लीटर दिया हुआ है आपको, सॉरी सोलबिलिटी दिया आपको, KSP निकालना है। देखो भाई अभी मैंने बात की थी AgCl को ब्रेक किया था हमने, AgCl को जब ब्रेक किया तो इसने दिया भाई Ag पॉजिटिव आयन दिया, प्लस क्या दिया बेटा यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन दिया। सोलबिलिटी इसकी भी S हो गई, इसकी सोलबिलिटी S हो गई, पूरा टूटता नहीं है, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट करता हमारे पास। अच्छा भाई ये पहली बात, तो मतलब ये आएगा आपका S का स्क्वायर, और आपका KSP क्या है बेटा यहाँ पे, तो KSP आया हमारे पास क्या बेटा S का स्क्वायर। अब S कितना यहाँ पे, तो S हमारे पास 1.3 × 10⁻⁵ का स्क्वायर बेटा, 13 अक्षर होता है 169 होता है, 169 × 10 यहाँ पे होगा भाई 10, और जब पॉइंट को लगाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 1.69 × 10⁻⁻10 होगा भाई, ये होगी इसकी वैल्यूज हमारे पास KSP की, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास KSP दिया हुआ है, अब आपको निकालनी सोलबिलिटी। तो भाई यहाँ पे बात की PbCl2 की, तो PbCl2 को पहले तोड़ दो बेटा, ये तोड़ दिया, इसने दिया भाई Pb+2 दिया, और दिया भाई ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन, इसकी सोलबिलिटी S, किसकी सोलबिलिटी 2S, और KSP क्या आएगा यहाँ पे, तो KSP आता भाई यहाँ पे दैट इज S की पावर है तो 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2S की पावर 2, ये बना बेटा हमारे पास 4S का क्यूब। तो बताओ भाई क्या आया, तो हमारे पास आपका KSP आया कितना बेटा यहाँ पे 4S का क्यूब। अब KSP कितना दिया यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दिया भी आपका 1.7 × 10⁻⁵, 4 इधर आया डिवाइड बाई 4 × S का क्यूब, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो भाई 17 4 को 16,
तो आएगा यहाँ पे भी s का क्यूब इज इक्वल टू, यह आएगा 4.25 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6। बस इसका क्यूब रूट निकाल दो तो s इज इक्वल टू आएगा इसका क्यूब रूट कितना भाई 4.25 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 का, वो नियरली आता हमारे पास कितना 0.0162, ठीक है भाई, मोल पर लीटर। डन है बेटा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे पास। अब इसके बाद टॉपिक आता है बेटा हमारे पास आपका कौन सा आता है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। देखो एक्टिविटी कोएफिशिएंट हमारे पास बेसिकली कंस्टेंट टर्म ही होती है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, तो बेटा यहाँ पे याद रखना एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो हमारे पास है वो डोनेट करता बिहेवियर किसका, एक आइडल सोल्यूशन का। अगर हमारे पास वैल्यू का रेंज अगर हमारे पास है तो क्या होगा, और देखा जाए तो जब आइडल सोल्यूशन की बात करते हैं वहाँ पे आपकी इंट्रैक्शन इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है हमारे पास, वो आपकी इक्वल रहती है हमारे पास। और नॉन आइडल सोल्यूशन के लिए हमारे पास आयंस इंट्रैक्ट तो करते हैं बट उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेस होती है देन द एक्चुअल कंसंट्रेशन, ये भी याद रखना आपको। अब एक्टिविटी कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू यो को भी एक्टिविटी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय क्या कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, ये रो भी, ठीक है। तो ये हो गया भाई मोलर कंसंट्रेशन एक्टिविटी का। अच्छा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है किससे, तो 0 से रेंज में और 1 के रेंज में, ये याद रखना यहाँ पे 0 से 1 के रेंज में यहाँ पे ये होती भी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो अगर हमारे पास आयन इंट्रैक्शन आइडल है, सोल्यूशन में नेग्लिजिबल होती है, रियल में सिग्निफिकेंट होती है। एक्टिविटी आइडल में 1 होती है, यहाँ पे 1 से कम होती भी। यहाँ पे आयन कंस्टेंट इक्वल टू आयन होती है, यहाँ पे लेस देन आयन होती है, मतलब ग्रेटर देन आयन होती है। अब यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ पे भी। तो इसके बाद बढ़ेंगे डीबे हक्कल इक्वेशन, उसमें क्या होता है भाई, उसमें जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट का हमारे लॉग निकालते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस ए जेड को स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। म्यू क्या भाई यहाँ पे, ये म्यू है आयनिक स्ट्रेंथ, और जेड क्या हमारे जेड हमारा चार्ज है, ए हमारे पास कॉन्स्टेंट है, डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। वाटर के लिए 0.509 होता है, 0.509 होता है। तो ये भी आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ समीशन ऑफ C1 और Z1 का स्क्वायर। C1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन और Z1 इज द चार्ज ऑन द वी कैन से ith आयन। तो अगर मुझे मान लो सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन दी है 0.01 मोलर दिया है Cl, तो मुझे कैसे निकालना है यहाँ पे, तो 1/2 इंटू व्हाट इज C1 0.1 भाई, व्हाट इज चार्ज एंड ए पॉजिटिव +1 Cl नेगेटिव, क्या होगा भाई, चार्ज होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। वो आएगी भाई 1/2 इंटू 0.1, ठीक है, और 1/2 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे, तो अब 1/2 है 0.1 है, तो इसका मतलब क्या बना भाई बेटा यहाँ पे, सो ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ही बनेगा। डन। नेक्स्ट आते बेटा यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन वो दिया यहाँ पे, तो इसमें आपको दिया इन्होंने, आपको निकालना है, ये दिया कंसंट्रेशन, ये दिया आपका गामा, आपको एक्टिविटी निकालनी है। तो ए कितना होगा, तो ए गामा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आयन, गामा कितना बेटा, गामा तो 0.72 है, एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयन, दैट इज इक्वल टू 0.01, ठीक है भाई। तो बस इसको कर दो 0.72 इंटू 10 रेज़ पावर -2, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, एक पॉइंट और कर दें, 7.2 इंटू -3, ये होगा भाई यहाँ पे इसका। अब आता बेटा क्रोजन हमारे पास। देखो क्रोजन की बात करूँ मैं यहाँ पे, सो क्रोजन की बात करें तो क्रोजन में यहाँ पे आपको अभी इस पर स्किप कर रहा हूँ, क्रोजन आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास करने की बात। बैटरी और सेल्स भी आप खुद करोगे, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैटरी सेल्स आप ये आपको खुद करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ बिकॉज दिस इज द टॉपिक, बेसिक टॉपिक हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसका क्रोजन को भी आप क्या करोगे, ट्राई योर सेल्फ। आई विल कम विद इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, मैं तो इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है, जो डिटरमाइन करती है कॉन्सेंट्रेशन किसकी बेटा, हमारे पास एक अननोन सोल्यूशन की, ठीक है। कैसे करती है, बाय मेजरिंग इससे पोटेंशियल को मेजर करके कर सकती है। तो अब अगर आप उसको टाइट्रेट कर रहे हो, एक ग्रेजुअल एडिशन कर रहे हो टाइट्रेंट की, तो उस तरह से भी आप उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइट्रेशन का पर्पस रहता भी। अब प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे पहले सेटअप क्या है यहाँ पे वो समझना जरूरी है। तो इसमें होता है एक इंडिकेटर, इलेक्ट्रोड इंडिकेटर होता है बेटा इसमें, ये रहा आपका इलेक्ट्रोड इंडिकेटर हमारे पास। एक होता है बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड,
तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास यहाँ पे कैलमोल इलेक्ट्रोड है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है यहाँ पे, दो तरह के इलेक्ट्रोड यहाँ पे, एक हमारे पास, इन दोनों को कनेक्ट करना पोटेंशियोमीटर से, इन दोनों को कनेक्ट करना पोटेंशियोमीटर से। अच्छा, पोटेंशियोमीटर क्या करेगा यहाँ पे, ईएमएफ निकालेगा, ईएमएफ जब निकलेगी उसके बाद हम निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं भाई। यहाँ पे ब्यूरेट रहती है हमारे पास, ब्यूरेट रहती क्यों रहती है, टाइट्रेशन, ये ब्यूरेट अभी हमारे पास है जिसको हम लगाते हैं टाइट्रेशन के लिए, इसमें हम ऐड करेंगे टाइट्रेंट को ऐड करेंगे जाएंगे। और बीकर रहता है जिसमें हमारे पास एनलेट रहता है, तो ये एनलेट हमारे पास मान लो एक आपका टाइट्रेट है, ये आपका टाइट्रेंट है, ये आपका टाइट्रेंट है और ये आपका टाइट्रेट है, जिसको हम एनलेट भी बोलते हैं भाई यहाँ पे। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। और इसमें एक मैग्नेटिकल स्टायर रहता है जो इसको स्टायर करता रहता है हमारे पास, तो ये चीज़ भी सेटअप हो गया। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल इंडिकेटर, हम इसमें जैसे हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में, हम जैसे फिनोल्फिन डालते हैं या फिर मिथाइलिन डालते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं भाई एक इलेक्ट्रोड इंडिकेटर लगाते हैं ठीक है भाई। और यूजुअली जो पीएच बेस पे काम करता है, पीएच बेस पे काम करता है, तो उसको पीएच बेस पे ही काम करने दो। और ये करता है क्या भाई, ये लिखाता है इक्विवेलेंस पॉइंट निकालता है बेस्ड अपॉन चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन ईएमएफ। और जितना चेंज इन ईएमएफ होगा उसको हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट के साथ में प्लाट करते हैं और हमें कर्व मिलते हैं, उनको बोलते हैं भाई हमारे पास क्या, टाइट्रेशन कर्व्स बोलते हैं हमारे पास। अब इसकी टाइप्स क्या भाई, यहाँ पे देखो टाइप्स से एसिड बेस में जिसमें पीएच मेजर हो जाती है हमारे पास, रिडॉक्स में जिसमें पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेजर हो जाता है, और प्रेसिपिटेशन में जिसमें हम AgNO3 की बात करते हैं। और अब बात में आती भाई हमारे पास क्या आती है, आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमारे पास वो अभी बात करेंगे यहाँ पे। तो कर्व की बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वे पीएच की स्ट्रेंथ निकालता है, स्प्लिट करता है हैलाइड आयन को, एनालाइज करता है मिक्सचर को, हमारे पास फार्मास्यूटिकल में वाटर एनालिसिस की फूड टेस्टिंग में यूज़ होता है यहाँ पे। अब कुछ कंडक्टिविटी के ग्राफ को याद रख ले। सबसे पहले बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ क्या आएगा, ना लिसन, इसका ग्राफ आने वाला क्या है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको याद रखना इसका ग्राफ होता है वी शेप्ड। तो ये रहा भी आपका ग्राफ हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबने कहा भी एक तरफ लेते हैं कंडक्टेंस, दूसरे लेते भी कितना ml ऑफ टाइट्रेंट है वो जो मैं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ आता बेटा हमारे पास कैसा, सो रिमेंबर द ग्राफ इज ऑलवेज अ वी शेप्ड। ये रहा भी ग्राफ, वी शेप्ड ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज अ वी शेप्ड ग्राफ, ये ग्राफ आता भाई यहाँ पे। इस पॉइंट पे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस। अब बेटा हमारे पास अगर ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, सीधा वी शेप। दूसरा अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से क्या होगा, देखो भैया अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है तब क्या होगा ग्राफ। इस ग्राफ में हमारे पास वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वही कंडक्टेंस वर्सेस ml, इसमें ग्राफ आएगा इस तरह से कुछ भाई यहाँ पे, ये इस तरह से, और उसके बाद ये पहले हमारे पास कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, फिर उसके बाद यहाँ से इंक्रीज करेगी यहाँ पे इस तरह से, ये ग्राफ आएगा आपका किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। बात करते हैं हमारे पास किसकी भाई यहाँ पे, तो देन वी आर हियर it is graph of weak acid plus we can say strong base, weak acid plus strong base। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा और बता दूंगा आपको। देखो इस ग्राफ में आपसे कैसे होगा आप लोग, तो इसके कुछ पॉइंट से पहले हमारे पास कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, फिर हमारे पास इंक्रीज करेगी, फिर हमारे पास फिर इंक्रीज करेगी, इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। सुसाइड टाइप ग्राफ बनेगा हमारे पास। तो ये रखना भी, ग्राफ्स हमारे पास है रहते हैं इस तरह से कुछ हमारे पास डन यहाँ पे भी। तो ये ग्राफ्स हमारे पास हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हमारे पास बात की मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको याद रखने 3 या 4, ठीक है। तो दैट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो आज की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये भाई हमारे पास टॉपिक आपका है। आई होप कि आपको टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।